इस विशिष्ट संगोष्ठी में उपस्थित उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मेरे बड़े अत्यधिक प्रिय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सेवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्र जी, संगोष्ठी का विषय प्रवर्तन करने वाले बड़े ही ओजस्वी वक्ता और विचारक पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री संजय चौधरी जी, श्री वीरेंद्र तिवारी जी, राजेश्याम जी, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सुधाकर जी, सभी यहाँ हमारे मंच पर बैठे हुए डॉक्टर सुल्तान जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित महानुभाव, बहनों और भाइयों, दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान से प्रारंभ से ही मेरा नाता रहा है। इस प्रतिष्ठान की स्थापना ही बड़े सोच विचार के पश्चात हुई। डॉक्टर शिव कुमार अस्थाना जी जो हमारे बीच में नहीं है, उनके जिम्मेदारी दी गई। वह स्वयं बड़े अच्छे लेखक भी थे, चिंतक भी थे, विचारक भी थे, जो दीनदयाल जी के सानिध्य में भी रहे। इसलिए दीनदयाल जी के आचरण, व्यवहार, विचार सभी से सुपरिचित थे और उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। उस टीम में हमारे हृदयनाथ श्रीवास्तव जी हैं, बैठे हुए हैं, और भी कई लोग। ये बात सही है कि दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान की कोई ऐसी बैठक नहीं हुई जिसमें मैं न रहा। मैं अध्यक्ष था और प्रतिष्ठान के माध्यम से ही पत्रिका निकालने का निर्णय किया गया था। कमल ज्योति, उस कमल ज्योति में दीनदयाल जी के विचारों के अनुरूप लेख भी छपते थे और साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारी विचारधारा है, वो विचारधारा से संबंधित जितनी भी सारी चीजें थी उसका भी प्रकाशन होता था। सेवा प्रतिष्ठान आगे बढ़ता गया। उत्तराखंड में भी इसका विचार हुआ, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, कई प्रदेशों में हुआ। उसे कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश में भी मैं गया हूं और उत्तराखंड में भी गया। सेवा प्रतिष्ठान में दीनदयाल जी की जो अंत्योदय की कल्पना थी, उसको साकार करने के लिए, उसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए आम जन के अंदर एक विश्वास जगे, सही माने में हमारी सेवा के लिए जो प्रतिष्ठान काम कर रहा है, उसके लिए कार्य प्रारंभ किया गया था। छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधों का विकास कैसे हो, इस दिशा में भी कार्य करने की कोशिश की गई, लगातार चलता रहा। आज वो इस स्तर पर है, प्रदेश में प्रतिष्ठान के बारे में लोगों को अच्छी जानकारी तो है ही है, साथ ही साथ देश में भी सेवा प्रतिष्ठान के नाम पर कई जन कार्यक्रम होते हैं। हमने जब मैं यहाँ था तो मैंने उस समय विचार रखा था प्रतिष्ठान के अंदर
हमने कहा था कि दीनदयाल जी के विचारों से संबंधित जगह जगह गोष्ठियां होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विचारों को सर्वाधिक मात्रा में प्रचारित और प्रसारित करना बहुत आवश्यक है। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने विचारों के माध्यम से लोगों को भारतीय संस्कृति के अंतर्गत बांधते हुए और समाज का स्वरूप कैसा है, हमारा चिंतन क्या है, समाज को हम एक मानते हैं, जीवंत मानते हैं, प्राणवान मानते हैं, तो इससे कैसे निर्माण? उस दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद के माध्यम से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। एकात्म मानववाद का विचार नहीं है, एकात्म मानववाद एक वैचारिक दर्शन है। इसके बारे में दुनिया भर में शोध कार्य हो रहे हैं, अपने भी देश में कुछ उन्होंने शोध पत्र लिखा है, इसमें पीएचडी भी प्राप्त की है और बहुत सारे लोग उसका शोध भी कर रहे हैं। छोटी सी पतली सी पुस्तिका है, पुस्तक है, एकात्म मानववाद का दर्शन पतला सा है, लेकिन उसमें पूरा विश्व सारा विचार समाहित है। भारतीय संस्कृति जो भारतीयता की आधारशिला है उसे समाविष्ट है। मुझे श्रीमान प्रेम मिश्र जी ने कहा कि आप लखनऊ आइए और आप एक कार्यक्रम में उपस्थित हुई। मैंने कहा मैं चाहूंगा, मैं आऊंगा जरूर, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे पुराने चेहरे की, नए चेहरे की, सब लोगों का मैं दर्शन कर सकूं। अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आपको दर्शन कर रहा हूं और आप लोगों को प्रणाम भी कर रहा हूं। विषय रखा है 17 से शिखर तक अंत्योदय का संघना। डॉक्टर महेश सिंह जी ने और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने बड़े ही प्रभावी तौर पर इसका वर्णन किया है। विषय का समुचित तौर पर इस ढंग से चित्रण किया है कि उसका साक्षात स्वरूप का दर्शन आप दोनों के सामने हुआ होगा। इतना बढ़िया किया है। मैं जब से राज्यपाल बना हूं, संवैधानिक पद को स्वीकारा है, तब से प्रयास यही रहा है कि मैं सार्वजनिक राज्यों में जाता हूं, कार्यक्रमों में बोलते समय पूरा विषय आ जाए, इधर से उधर भटकाव ना हो, संवैधानिक पद की मर्यादा का भी ढंग से संरक्षण हो सके। इसके लिए मैं तय किया कि मैं लिखित भाषण भी सब जगह अपना दिया करूंगा। इसमें सब जगह लिखित भाषण करना चाहता हूं और कार्यक्रम के प्रारंभ में ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में मैंने एक चीज तय किया है, जो यहां पे मैंने किया, राजस्थान में तो करता ही सभी विश्वविद्यालयों में भी और जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं वहां भी मैं सबसे पहले संविधान की उद्देशिका और संविधान में जो 51 का मूल कर्तव्य है उसका मैं वाचन करता हूं और उसको पढ़ता हूं, ताकि लोग समझे कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। भारत का इतना बड़ा लोकतंत्र जिस संविधान के द्वारा संचालित है, वास्तव में वो क्या है, उसका मूल भाव क्या है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं।
से पोषित विश्वविद्यालय हैं। सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनवाना शुरू किया। संविधान पार्क, उसमें सारी चीजें प्रस्तुत है। संविधान के जो 22 भाग हैं, वो संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिखित है। एक तरफ फंडामेंटल रूल्स को लिखा गया है, बीच में उद्देश्य का जिसको प्रियम्बल कहते हैं उसको लिखा गया है, दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है उसको लिखा गया है, और एक स्तंभ बनाया संविधान स्तंभ। उसके आधार में 22 भाग किए गए हैं। मूल संविधान जो है, मूल संविधान में भारतीय संस्कृति से संबंधित जितनी भी सारी चीजें चित्रकारिता के माध्यम से संविधान के अंदर प्रस्तुत की गई है। उसमें लिखा है चित्र बना, भगवान राम का भी चित्र है, भगवान कृष्ण का अर्जुन को उपदेश देते हुए चित्र है, महात्मा बुद्ध का चित्र है, विभिन्न समय की सभ्यताओं का सचित्र वर्णन है। हर भाग में हर प्रकार का चित्र है। तो चित्र को दर्शाने का प्रयास किया गया है ताकि प्रथम दृष्टिया जाने वालों देखें तो समझें कि भारतीय संविधान भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित है, कि भारतीय संस्कृति से अलग नहीं है। यही भारत के लिए गीता है, यही भारत के लिए कुरान है, यही भारत के लिए बाइबल है। हर कार्यक्रम में इसलिए मैं संविधान के उद्देश्य का और मूल कर्तव्य का वाचन करता हूं। मौलिक अधिकारों की बात तो सब करते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य की बात नहीं करता। तो मूल कर्तव्य भी कहना चाहिए। 11 मूल कर्तव्य मैंने पढ़ के सुनाया। राष्ट्र की क्षति की जाती है, हिंसा की जाती है, माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये संविधान के मूल कर्तव्य के विपरीत है। राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है, श्रद्धा केंद्रों पर आघात पहुंचाया जाता है। ये मूल कर्तव्य के विपरीत है। इसकी जानकारी हो, इसे संविधान पार्क बनवाना शुरू किया है। और राजस्थान का राजभवन उत्तर प्रदेश के राजभवन से बहुत छोटा है, लेकिन तो भी मैंने वहां संविधान पार्क बनवा रहे हैं। 30 सितंबर तक तैयार हो जाएगा। संविधान सभा जब से बनी, कैसे कैसे आगे प्रगति हुई, उसका ऐतिहासिक स्वरूप सचित्र और विभिन्न नेताओं ने समय समय पर क्या कहा, उनके शब्दों में ऑडियो सारी चीजें करने का प्रयास किया है। आप जाए के लगा लेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी भाषण सुनेंगे, बाबा भीमराव अम्बेडकर का भी सुनेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी सुनेंगे। तो इस प्रकार का बनवाते हैं ताकि संविधान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मित्रों, आज का जो विषय है यह बहुत ही सुखद है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों के आलोक में आज यहां यह आयोजन किया जा रहा है। सदर से शिखर तक अंत्योदय का संगठना विषय की संगोष्ठी का इस रूप में भी मैं महत्व मानता हूं कि इसके जरिए हम पंडित जी के वैचारिक अवदान का स्मरण करते, उनके बताए आदर्श मार्ग की ओर उन्मुख हो सके। पंडित दीनदयाल जी अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। अभाव का जीवन जीते हुए भी भाव से संपन्न थे। उनका जीवन अपने आप में संदेश था। मैं मानता हूं कि व्यक्ति नहीं अपने आप में संपूर्ण संस्था थे। उनके लिखे में जो चिंतन उभरता है
उसे निरंतर रूबरू होता रहा हूं। अब मुझे यह भी लगता है कि वह सही मायने में शब्द ऋषि थे। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है दीनदयाल जी के सानिध्य में कार्य करने का। राष्ट्र को एकात्म मानववाद का महान विचार देने वाले और अंत्योदय जैसे शब्दों को जीने वाले वह ऐसे महामना थे जिन्होंने निरंतर अपने कर्म से हमें जीवन जीने का जैसे मर्म समझाया। मेरा यह मानना है सनातन भारत की विचारधारा को युगानुकूल दृष्टि प्रदान करने का कार्य किसी ने किया है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है। भारतीय जीवन पद्धति में समाहित एकात्म मानववाद के दर्शन को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करते और अंत्योदय के जरिए अंतिम जन के उत्थान के जरिए राष्ट्र के सुदृढ़ीकरण का एक तरह से मंत्र उन्होंने हमें प्रदान किया है। अंत्योदय का शाब्दिक अर्थ है अंत में जो है उसका उदय। समाज में कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाना, उन्हें बेहतर जीवन जीने के अवसर प्रदान करना। आपने इस संगोष्ठी का जो विषय रखा है वो बहुत ही प्रासंगिक और पंडित जी के विचारों के यथार्थ से रूबरू कराने वाला है। सदा पर जो है उनको कैसे शिखर पर लाया जाए इस पर ही आज विचार करने की जरूरत है और अंत्योदय को व्यवहार में क्रियान्वित करके ही इसे संभव किया जा सकता है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का स्वप्न था कि भारत सशक्त, समृद्ध और संपन्न बने। उनके चिंतन में जाएंगे तो बार बार यह पाएंगे कि वह एक नहीं सबके विकास के प्रबल पक्षधर थे। उनका यह मानना था कि जब तक समाज के आखिरी पायदान पर अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक सुदृढ़ और संपन्न राष्ट्र निर्माण की कल्पना को पूरा नहीं किया जा सकता है। जो विचार उन्होंने अपने समय में दिए वह आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सबसे पहले पंडित जी ने ही ये कहा था कि राष्ट्र की निर्धनता और अशिक्षा को दूर करके ही आर्थिक विकास के साथ देश की आय के समान वितरण को सुनिश्चित किया जा सकता है। निर्धन और अशिक्षित लोगों की उन्नति के लिए ही उन्होंने तब अंत्योदय की संकल्पना सुझाई थी। उन्होंने लिखा है अनपढ़ और जिन्हें हम मैले कुचैले लोग कहते हैं असल में वही हमारे नारायण हैं। उन्होंने नारायण की कल्पना की थी। नर में नारायण की उनकी संकल्पना का सार यह था कि निर्धन और आर्थिक पिछड़े लोगों के विकास से ही समग्र रूप में विकास को अमली जामा पहनाया जा सकता है। वह कहते थे निर्धन और कमजोर की पूजा हमारा सामाजिक धर्म है। पूजा का अर्थ है उनके लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करना, उनके उत्थान में भूमिका निभाना। जिस दिन हम निर्धनों को सुंदर घर बनाकर देंगे, जिस दिन इनके बच्चों और स्त्रियों को शिक्षा और जीवन दर्शन का ज्ञान देंगे, जिस दिन हम इनके पैर की बुराइयों को भरेंगे और जिस दिन इनको उद्योग धंधों की शिक्षा देकर इनकी आय में वृद्धि करेंगे, उसी दिन हमारा भ्रातृत्व भाव सही माने में व्यक्त होगा। सोचिए कितने महान विचार पंडित दीनदयाल जी के हैं। मुझे कई बार यह भी लगता है कि उनके जो विचार हैं उनमें अपार करुणा है, संवेदनशीलता है। इस करुणा की आज जरूरत है। शिखर के अंत्योदय के मिलकर अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है। अंत्योदय का अर्थ है जन जन का उत्थान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्पष्ट ये कहना था कोई हमारे कमजोर और पिछड़े भाई बहन ही है। अंत्योदय माने समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण। पंडित जी की मंशा थी कि नीति निर्धारण में समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण को
दी जाए।